हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत के अंदर वनस्पति को। वनस्पति जो है नेचुरल वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, इसके अंदर हमने इसके प्रदेशों को देखा है। प्रदेशों में हमने पश्चिमी हिमालय की बात की, पूर्वी हिमालय की बात की, और हमने असम हिमालय, गंगा के मैदान वाले जो प्रदेश है उसकी बात की। सिंधु वाला प्रदेश है, मालाबार तटीय प्रदेश है, प्रायद्वीपीय प्रदेश है, और अंडमान निकोबार द्वीपीय क्षेत्र वाला प्रदेश है उसकी बात की। इसके बाद हम प्राकृतिक वनस्पति के अंदर पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। इसमें दो बातें देखते हैं। एक तो नीति आयोग बनता है, यहाँ पे नीतियाँ बनती है वनस्पति के रूप में कि कब कौन सी वेजिटेशन का लक्ष्य रखा जाए और उस वनस्पति को वहाँ पर उसके लक्ष्य तक पहुँचाया जाए। उसके लिए भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति है वो यहाँ पे बनी थी, जो 1894 में। कब बनी थी? 1894। भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? सन 1894 में। ठीक है। और बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। वन नीति कब बनी? 1952 में। कब बनी? 1952 में। तो इस नीति के अनुसार, इनके अनुसार यहाँ पे भारत में वनस्पति को लक्षित रखा गया कि भारत में कितनी वनस्पति है। कुल भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसका 1/3 यानी 1/3 भाग पर यहाँ पे वनस्पति को लक्षित रखा गया, जिसमें यहाँ पे मैदानी भागों में भी और पर्वतीय भागों में भी दो रूपों में इसको लक्षित रखा। एक तो रखा था मैदानी जो भाग है भारत के, मैदानी भागों में कितना लक्ष्य रखा गया यहाँ पर? 1/3 का मतलब 33% लगभग। ठीक है। लेकिन इसके अनुसार यहाँ पे मैदानी भाग है, वहाँ पे लक्ष्य रखा गया 25.83%, यानी ये लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। इस लक्ष्य तक यहाँ पर मैदानी भागों में वनस्पति को पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे पर्वतीय जो वन है, इस पर्वतीय वनों या पर्वतीय प्रदेशों में इसको रखा गया। पर्वतीय प्रदेशों में यहाँ पर जो इसका लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 65.67 यानी 65.67% यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। इस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में मैदानी भाग में यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। इस नीति आयोग के अनुसार यहाँ पे इतने % भाग पर वन होने चाहिए या वनस्पति होनी चाहिए 25.83% पर, और पर्वतीय प्रदेशों में यहाँ पे जो वनस्पति है वो 65.67% यहाँ पे वनस्पति होनी चाहिए। ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी जो क्षेत्र हैं उनमें लक्षित रखे गए इन वन नीतियों के अनुसार। ठीक है। आगे बात करें इसके अंदर इनके प्रकारों की। जो भारत की वनस्पति है, इस वनस्पति के प्रकार, भारत में इसके प्रकार हैं वो कई रूपों में देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ विद्वान हैं, उनके अनुसार भारत की जो वनस्पति है विभिन्न विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न विशेषताएं हैं इसकी वनस्पतियों की। कोई पतझड़ प्रकार की है, कोई सदाबहार प्रकार की है, कोई यहाँ पे शीतकालीन जो वनस्पति है जो भूमध्य सागरीय प्रकार की है, कुछ शुष्क वनस्पति है। तो विभिन्न आधारों पर इसके वनों और वनस्पतियों को यहाँ पे बांटा गया है। तो इसमें हम देखें तो इसके प्रकारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक आधार पर वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रशासनिक आधार पे, और फिर पढ़ेंगे यहाँ पे वर्षा के आधार पे। फिर पढ़ेंगे हम भौगोलिक आधार पर, और फिर पढ़ेंगे हम सभी जलवायु दशाओं को आधार मानकर, जलवायु जितनी भी दशाएं हैं उनको आधार मान करके हम इसके प्रदेशों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर हम
सबसे पहले लेंगे संवैधानिक। यहाँ पे देखो संवैधानिक आधार पर इसके भागों को 3 भागों में बांटा है। वनस्पतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राजकीय वन, राजकीय वन। दूसरा है इसके अंदर, इसके राजकीय के आगे इसमें सामुदायिक जो वन है, इसका सामुदायिक वन है एक, सार्वजनिक सामुदायिक, एक होता है निजी वन, निजी वन। ठीक है, 3 प्रकार के वन होते हैं। एक तो कौन सा होता है यहाँ पे, राजकीय वन होता है, और एक होता है यहाँ पर सामुदायिक वन, और एक होता है यहाँ पर निजी वन। ठीक है, इसके अंदर भी हम इन तीनों भारतीय क्षेत्र में इन तीनों को वर्गीकरण किया तो इसके अंदर भी परसेंटेज रखी गई है कि कितने % पे कौन से वन होने चाहिए। तो जो राजकीय वन है वो ये राजकीय वन है, ये कुल भौगोलिक इसके अंतर्गत भारत का कुल जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, इसका 93.8% भाग होना चाहिए। किसका, भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है इसमें, राजकीय वन में, यानी 93.8%। इस पर जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, भारत सरकार, उसका हक होता है इस इतने वन पर। सामुदायिक जो वन होते हैं उस पर सभी का अधिकार होता है। उसमें सामुदायिक वनों में इसके परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 4.9% भाग पर सामुदायिक प्रकार के वन है। भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 4.9%। और अगर निजी वन की बात करें तो निजी वन के अंदर हम बात करेंगे तो ये कुल भारत के कुल वन क्षेत्र का 1.3% भाग रखता है। कितना भाग रखता है, 1.3% भाग ये क्या रखता है, भारत के कुल वन क्षेत्र का। इसके अंतर्गत आता है निजी वनों में। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो वन है ये संवैधानिक आधार पर है, संविधान द्वारा निर्मित किए गए ये क्षेत्र हैं। यहाँ पे राजकीय वन है, सामुदायिक वन है और निजी वन है। ठीक है, पर्सनल निजी वन यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का जिसके ऊपर अधिकार होता है। तो 1.3% भारत के कुल वन क्षेत्र का 1.3% निजी वनों में आता है। तो ये तो बात हो गई संवैधानिक आधार पर। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर बात करें तो प्रशासनिक आधार पर हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक जो सुविधा थी, ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक सुविधा थी उसके अंदर उसके अनुसार भारत के जो वन हैं उन वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो बांटा गया था यहाँ पे आरक्षित वन, आरक्षित जिसको रिजर्व वन कहते हैं, एक संरक्षित वन कहा गया है, प्रोटेक्टेड वन, और एक अवर्गीकृत वन, वर्गीकृत। ठीक है, 3 प्रकारों में इसको विभक्त किया गया था। आरक्षित है, रिजर्व वन है, और प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। ठीक है, इन तीनों में ही यहाँ पे एक अधिनियम बना था, भारतीय वन अधिनियम 1927 का बना था। भारतीय वन अधिनियम का बना था ये 1927। लेकिन ये जो अधिनियम है ये अधिनियम लागू हुआ स्वतंत्रता के बाद, पहले नहीं लागू हुआ। ये स्वतंत्रता के बाद में ही इसका वर्गीकरण को हम देख सकते हैं। पहले इन वनों को यहाँ पे लागू नहीं किया गया था, इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया था। स्वतंत्रता के बाद में इस अधिनियम को यहाँ पे सामने रखा गया। ठीक है, इसके अंदर जो रिजर्व वन है, आरक्षित वन है, इसके अंदर भारत के कुल वन क्षेत्र का, यहाँ पे भारत के कुल वन क्षेत्र का 55.12% भाग शामिल है। कितना भाग शामिल है, 55.12% भाग इसके अंदर शामिल है। इसमें कड़ाई से, कठोरता से इसकी अनुपालना की जाती है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इन वनों को काट नहीं सकता, यहाँ पे कठोरता से अनुपालना करवाई जाती है इस क्षेत्र में। तो इस वन्य जीव, यहाँ पे जो जीव हैं, जीवों से संबंधित भी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अगर हम देखें तो वैधानिक नियम के अनुसार, यानी जो कानूनी कार्रवाई के अनुसार हम देखें तो इसको कठोरता से अनुपालना की जाती है। यहाँ के जो जीव हैं उसको पकड़ नहीं सकते, यहाँ पर जो क्षेत्र में जो वनस्पति है उसको काट नहीं सकते, यानी जंगलों में जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं उन पर यहाँ पे बाहरी जो व्यक्ति विशेष है, मानव समुदाय है, वो उसको यहाँ पे छू भी नहीं सकता। उसके लिए कठोरता से अनुपालना की जाती है कानूनी कार्रवाई के अनुसार या संवैधानिक रूप में। ठीक है, संरक्षित जो वन है ये भारत के कुल वन क्षेत्र का, यहाँ पे बात करें 27.85% भाग पर भारत के कुल वन क्षेत्र का इतना प्रतिशत हिस्सा रखता है। कितना प्रतिशत है, 27.85। इस प्रकार के जो वन है इसके अंतर्गत निश्चित नियमों के अनुसार
इस जो संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड वन है, इनके अनुसार अगर निश्चित नियम के अनुसार देखें तो आंशिक वहाँ पे ढील दे दी जाती है। जैसे वनस्पतियों की बात करें तो जहाँ पे सूखे वृक्ष होते हैं उनको काटने की यहाँ पे रियायत दे दी जाती है लोकल लोगों को, तो यहाँ पर आंशिक रूप से थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे छूट दे दी जाती है। अवर्गीकृत वन होते हैं, ये अवर्गीकृत वन यहाँ पे भारतीय कुल वन क्षेत्र का 17.2% भाग पे ये वन है। 17.2% भाग पर भारतीय कुल वन क्षेत्र का 17.2% हिस्सा रखते हैं। इसके अंदर सामुदायिक यानी ये अवर्गीकृत है, इसके अंदर सभी का हक होता है, यानी निजी रूप में मान लो इसमें सभी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वनों में यहाँ पे पशु चरा सकते हैं या वनों को कटाई जैसे सूखी लकड़ी को काट भी सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, वर्षा के आधार पे हम देखें, ये तो क्या हो गया संवैधानिक आधार पे और प्रशासनिक आधार पे, दो प्रकार हमने देख लिए हैं। फिर हम बात करें वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर भी यहाँ पे इसको बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें इस जो वर्षा के क्षेत्र है इसमें एल.डी. स्टेम नामक विद्वान था, एक विद्वान का नाम है एल.डी. स्टेम। इसके द्वारा यहाँ पे 4 भाग यहाँ इसके किए गए वर्षा के आधार पर। एल.डी. स्टेम इसको 4 भागों में बांटा। एक तो यहाँ पे जो मरुस्थलीय वन है, यहाँ पे जो वन है वो मरुस्थलीय वन यहाँ पे इसने विभाजित किया मरुस्थलीय वनों में, मरुस्थलीय वन। ठीक है, जहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा के रूप में अगर 70% से कम यानी कि 50 भी मान लो प्रतिवर्ष, एक वर्ष में वार्षिक वर्षा है, उस वार्षिक वर्षा में मतलब 50% से कम वर्षा होगी, उस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होगी। यानी 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उस प्रतिवर्ष वार्षिक है, वार्षिक वर्षा, कम वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति देखने को मिल सकती है, जिसमें जीरोफाइट है, मरोद्भिद प्रकार की वनस्पति होगी। दूसरा जो है शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार के जो वन है या वनस्पति है, वर्षा के आधार पर शुष्क व अर्ध शुष्क जो वनस्पति है वो यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा जो होगी यहाँ की वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है होगी। इसके अंदर यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति होगी। ठीक है, तीसरा जो प्रकार देखें शुष्क व अर्ध शुष्क के बाद में, तो यहाँ पे जो मानसूनी वनस्पति है या मानसूनी वन है, मानसूनी वन ये कहाँ पर होती हैं 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, अगर अगली बात करें हम सदाबहार प्रकार की वनस्पति, अगली वनस्पति होगी सदाबहार, सदाबहार वन। ये जो वन है सदाबहार वन है, ये हमेशा उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। वर्षा का जो वितरण किया किसने किया, एल.डी. स्टेप ने किया। कितने भागों में किया, 4 भागों में। मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी प्रतिवर्ष, और शुष्क व अर्ध शुष्क जो वन है वो वन कहाँ पर होते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और जो मानसूनी वन है वो कहाँ होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, और सदाबहार वन है वो कहाँ पे होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे वन होते हैं। ये तो बात हो गई वर्षा के आधार पे। हमने 3 क्षेत्र देख लिए, संवैधानिक आधार पे, वर्षा के आधार पे, प्रशासनिक आधार पे। अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि के आधार पे। ये भौगोलिक है, ये संपूर्ण भारत के संदर्भ में है। भौगोलिक जो धरातली जो ऊंचाई हैं उनके अनुसार यहाँ पे वनों को विभाजित किया गया है, और यहाँ पे वनों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। इसमें पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ लिया गया है, जिसके अंदर हम भारत को ले तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र के वन है, हिमालय क्षेत्र के वन, और दूसरा भाग इसका देखें भौगोलिक दृष्टि से तो विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। फिर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगर फिर बात करें
तो यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र या तटीय भाग, इसके तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, तटीय मैदानी प्रदेश जो होते हैं, जो पश्चिमी या पूर्वी तटीय, ये दोनों ही आते हैं, इसमें पश्चिमी भी आते हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, और पांचवा लें भौगोलिक दृष्टि से तो पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। ठीक है, इन सबको यहाँ पे लेते हैं भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें कि कितना प्रतिशत भारत का कितना प्रतिशत इसके अंदर अंश है, तो भारत का इसके अंतर्गत हिमालय क्षेत्र की बात करें तो भारत के कुल वन क्षेत्र का, भारत के कुल वन क्षेत्र का यहाँ पर 18% भाग रखते हैं हिमालय क्षेत्र में। यहाँ की वनस्पति भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखती है? 18% हिस्सा रखती है। ठीक है, अगर हम उत्तर का विशाल मैदान की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पे 5% वनस्पति रखता है। ठीक है, भारत के कुल वन क्षेत्र का। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, सबसे ज़्यादा जो वनस्पति रखता है वो रखता है प्रायद्वीपीय पठार, यानी 57% यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिमी तटीय में और पूर्वी तटीय में दोनों में 10% आता है कुल वन क्षेत्र का, 10% यहाँ पे कुल वन क्षेत्र में आता है। तो भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटते हैं। हिमालय क्षेत्र है वो भारत के कुल वन क्षेत्र का 18% भाग रखता है। उत्तर का विशाल मैदान 5% रखता है, और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 57% इसका हिस्सा रखता है, और पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय वो 10-10 रखता है। ठीक है, ये बात किसकी है? भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सभी जलवायु की जो दशाएं हैं अब तक जितनी भी पढ़ी हैं, जिसमें वर्षा भी है, जिसके अंदर यहाँ पर हम संवैधानिक रूप में भी देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी देखते हैं, इन सब को आधार मान करके यहाँ पे वनस्पति को विभाजित किया गया है। इन सभी जलवायु दशाओं को आधार मान के भारत में वनस्पति के जो वन है, इन वन क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, वो यहाँ पर 8 भागों में किया गया है। कितने प्रकारों में किया गया है? 8 प्रकारों में। सबसे पहले इसके अनुसार, इस सभी जलवायु दशाओं के अनुसार हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, इसकी बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ये वनस्पति जो है, उष्णकटिबंध का मतलब हो गया कर्क रेखा, 0 डिग्री से कर्क रेखा तक का भाग। तो इस वनस्पति के अंदर यहाँ पर ये वनस्पति वहीं पर होगी जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तो क्या है? वार्षिक वर्षा है। वार्षिक वर्षा कौन सी होगी? 200 सेंटीमीटर अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। समझ गए? दूसरी बात, यहाँ पर वनस्पति है उसके 5 स्तर पाए जाएंगे। वनस्पति के 5 स्तर। 5 स्तर कौन से होते हैं? 5 स्तर होते हैं वनस्पति के। घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं, और छोटे वृक्ष, मध्यम वृक्ष, और यहाँ पर बड़े वृक्ष। ठीक है, ये 5 स्तर होते हैं यहाँ पर। सदाबहार वनस्पति जो है वहाँ पे वनस्पति के 5 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अगली जो इसकी कंडीशन देखें तो यहाँ पे जो इसका स्थिति लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन इस वनस्पति की कहाँ पर है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, मालाबार तट वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी ढाल। दूसरी लोकेशन है उत्तर पूर्वी भारत, और वहाँ भी कहाँ पर? विशेषकर शिलोंग पठार। ठीक है, और अगर क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार क्षेत्र। इन क्षेत्रों में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है।
ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गया उत्तरी पूर्वी भारत के और अंडमान निकोबार वाले। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इस वनस्पति की बात करें तो इस वनस्पति की विशेषताएं हैं, यहाँ की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम लेंगे तो यहाँ पर इसकी विशेषताओं में ऐसे बता देता हूँ, आप नोट कर करना चाहो तो यहाँ पर जो अनेक प्रजातियों के वृक्षों का होना पहली विशेषता है इस वनस्पति की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की पहली विशेषता क्या है? यहाँ पर अत्यधिक अनेक प्रकार की यहाँ पे प्रजातियों के वृक्ष होते हैं। एक साथ एक प्रजाति के वृक्ष नहीं होते, कहीं पे 5 हैं तो कहीं पे अलग है। यहाँ पे इसको सदाबहार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रजातियाँ होने के कारण इसके जो पत्ते हैं वो पत्ते एक साथ नहीं गिर करके अलग अलग टाइम में गिरते हैं। एक बार एक प्रजाति के वृक्ष के पत्ते गिर गए, फिर दूसरे टाइम में यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में दूसरे प्रजाति के वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। ये गिरते हैं तो पहले वाले के वापस आ जाते हैं, तो ये क्षेत्र हरा भरा रहता है, ठीक है। इसलिए इसको सदाबहार कहा जाता है। ये क्षेत्र हमेशा हरा भरा ही दिखता है। पत्ते तो हर वृक्ष गिराता है अपनी, कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो अपने पत्ते नहीं गिराता। पत्ते तो हर टाइम में हर वृक्ष अपने समय के अनुसार गिराता है, लेकिन इनका जो समय है वो अलग अलग है, ठीक है। इनका समय क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है पत्ते गिराने में, इसलिए उस समय के अकॉर्डिंग ये क्षेत्र है पूरा हरा भरा दिखता है, इसलिए इस वनस्पति है इसको सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक प्रजातियों के वृक्षों का होना। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे घने वृक्ष होते हैं, अधिक मजबूत लकड़ी के वृक्ष होते हैं। अधिक अगर मुलायम होंगे तो मानव जो समुदाय है वो मुलायम लकड़ी को काटता है यहाँ पे उद्योगों के रूप में काम में लेने के लिए, तो कठोर लकड़ी के वृक्षों को इतना नहीं काटा जाता। तो इसलिए यहाँ की प्रमुख विशेषता एक ये भी है जो यहाँ पे कठोर लकड़ी का पाया जाना, ठीक है। आर्थिक दोहन इसका कम होता है। कम इसलिए होता है कि यहाँ पे कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं और घने वृक्ष हैं। अगर घने वृक्ष हैं तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो नहीं हो पाती, यानी उन वृक्षों को यहाँ पे पार करके नहीं जाया जा सकता, इतने घने वृक्ष हैं। तो इन क्षेत्रों में घने वृक्षों के कारण अगर यहाँ पे मानव समुदाय भी जाता है इन वृक्षों में, इनके वनों में, तो वहाँ पे जिंदा बच के नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जहरीले सरीसृप बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा है इन वृक्षों में, यहाँ पे जहरीली मक्खियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े, यहाँ पे जो जहरीले सर्प हैं, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो इन वृक्षों में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 स्तर देखने को मिलते हैं अपने को वनस्पति के। यहाँ पे घास भी मिलती है, झाड़ियाँ भी मिलती हैं, महालतें जो कठोर जो बेलें होती हैं वो भी मिलती हैं, लंबाई के वृक्ष भी मिलते हैं। तो ये क्षेत्र है वो घना जाल सा यहाँ पे बिछा रहता है वृक्षों का, ठीक है। तो इसकी विशेषता कठोर लकड़ी के वृक्षों का होना। अगली विशेषता देखें तो यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। और बात करें तो इन क्षेत्रों में जो इसकी विशेषता है स्थानांतरित कृषि। यहाँ इन क्षेत्रों में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो वनों को काट करके वहाँ पे कृषि करते हैं। वनों को कटाई करके उन क्षेत्रों में उस क्षेत्र को साफ करके कृषि की जाती है। इसलिए प्रथम इस क्षेत्र में इसका जो अवनयन हुआ इन वृक्षों का वो स्थानांतरित कृषि के कारण हुआ, वन काटे गए थे, ठीक है। और बात करें इसके वनों के अवनयन की तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम में भी ब्रिटिश काल में यहाँ पे इन वनों की कटाई करके यहाँ पे आलू की खेती की जाती थी, ठीक है। और बात करें इसकी विशेषता की तो यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं? चौड़े पत्ते वाले वृक्ष मिलते हैं, जिसके अंदर चौड़े पत्ते वाले वृक्षों में हम बात करें तो यहाँ पे सिनकोना है, सिनकोना, रोजवुड है, रोजवुड, प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबड़। ये जो वृक्ष हैं ये चौड़े पत्ते वाले हैं। इसके अंदर और भी बात करें तो यहाँ पे रोजवुड, सिनकोना है, महोगनी प्रकार के वृक्ष भी हैं, महोगनी वृक्ष भी इसमें देखने को मिलते हैं, रबड़ है। ये जो वृक्ष हैं ये सदाबहार प्रकार के वन वृक्ष हैं, ठीक है। तो इस वृक्षों के यहाँ पे विशेषताएं देखने को मिलते हैं, इस प्रकार की प्रजाति के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की। ये तो बात कौन सी हो गई? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दूसरा जो वन है वो वन है अपना यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन वनस्पति, ठीक है। भारत के
उन क्षेत्रों में जहां दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जाती हैं। अगर एशिया के रूप में बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग, पूर्वी एशिया या दक्षिणी एशिया वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा मानसूनी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं अगर बात करें तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा है वो तो कितनी होती है मानसूनी वनों की, वार्षिक वर्षा की कंडीशन देखें तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इस प्रजाति की विशेषता में देखें तो यहाँ पे पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इस मानसूनी प्रकार के वन में। एक ही प्रजाति के वृक्ष हैं, एक ही प्रजाति के वृक्षों का होना, वृक्षों का होना, एक ही प्रजाति के वृक्ष होते हैं तो वहाँ पे उस वृक्षों की कटाई सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एक ही प्रकार के वृक्ष हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे सर्वाधिक आर्थिक दोहन होता है। ये पतझड़ प्रकार के वृक्ष हैं, अपने टाइम के अनुसार ये अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पर्णपाती या पतझड़ प्रकार के वन भी कहा जाता है। इसमें जो वन है सागवान है, नीम है, शीशम है, आम है, इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। जैसे सागवान है, सागवान, नीम है, शीशम है, आम है, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष मानसूनी प्रकार में होते हैं। ये पतझड़ प्रकार के वृक्ष होते हैं, पतझड़ भी कहते हैं इन वृक्षों को, पतझड़ या पर्णपाती भी कहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। एक ही प्रजाति के वृक्ष होते हैं, इसकी लकड़ी कुछ मुलायम होती है जिसके कारण इसको अधिक काटा जाता है। इसलिए सर्वाधिक जो आर्थिक दोहन विश्व के संदर्भ में देखें या भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा आर्थिक दोहन इन्हीं का होता है। आर्थिक दोहन कौन से वृक्षों का होता है? पतझड़ प्रकार के वृक्षों का या मानसूनी वनों का होता है। ठीक है, ये हो गई मानसूनी वनों की बात। अगला जो वन है मानसूनी वन के बाद में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के बाद में यहाँ पे बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क वन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति। तीसरा प्रकार है सभी जलवायु आधार मान के। पहला हमने क्या पढ़ा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पढ़ी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन देखे, और उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की जो वनस्पति है वो वनस्पति दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति होती है। ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ तो कौन सी होती है? सदाबहार। मीडियम होती है 100 से 200 सेंटीमीटर वाली, वहाँ पे मानसूनी। और सबसे कम वर्षा होती है जहाँ पर उस क्षेत्रों में शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ये दो प्रकार के, एक तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो शुष्क, इसको कंटीली या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति बोलते हैं। मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति, ठीक है। कौन से बोलते हैं? शुष्क, कंटीली या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति बोलते हैं। जिसके अगर वर्षा की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होती है। यहाँ की वर्षा है 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पे शुष्क या कंटीली या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है शुष्क वाला, ये पूरे भारत में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान है, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में मरुस्थलीय जो कंडीशन जहाँ पर है, मरुस्थलीय भाग जहाँ पर है उन क्षेत्रों में यहाँ पे शुष्क या कंटीली मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसको जीरोफाइट मरुद्भिद भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंटीली जो झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ नागपन्नी, कैक्टस प्रकार की वनस्पति होती है। कौन सी होती है यहाँ पे? एक तो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, कंटीली झाड़ियाँ, नागफनी जैसी वनस्पति होती है, नागफनी, कैक्टस होता है, कैक्टस। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे वनस्पति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये शुष्क या कंटीली वनस्पति है।
ठीक है। कंटीली क्यों होती है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पानी की क्या होती है, समस्या होती है, पानी कम होता है, जिसके कारण जो वृक्ष होते हैं वो अपने अंदर जीवित रहने के लिए जो नमी को बचा करके रखते हैं, तो अपने रंध्र जो होते हैं, अपनी डाल में जो रंध्र होते हैं, पत्तियाँ जहाँ से निकलती हैं, उन रंध्रों को ये सिकुड़ लेते हैं। वहाँ पे अगर उस रंध्र को सिकुड़ लेंगे तो वहाँ पर एक गांठ सी बन जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी, तो एक कांटे का रूप ले लेगा। तो वहाँ की सारी वनस्पतियाँ यहाँ पे कंटीली होती हैं। कम पानी वाले जो क्षेत्र हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हमेशा कंटीली प्रकार की वनस्पति ही पाई जाएगी। ठीक है। और जहाँ पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे कंटीली वृक्ष कम देखने को मिलते हैं, वहाँ पे चौड़े पत्तेदार वृक्ष देखने को अधिक मिलते हैं। ठीक है। दूसरी वनस्पति है, इसमें दूसरा प्रकार है इसका, इसमें अर्ध शुष्क वाला, अर्ध शुष्क वनस्पति। अर्ध शुष्क वनस्पति वहाँ पे होती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा इससे ज़्यादा होती है, शुष्क वनस्पति से ज़्यादा होती है। जैसे 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पे अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ भारत में बात करें तो भारत के 2 क्षेत्रों में ही ऐसी वनस्पति देखने को मिलती है, अर्ध शुष्क प्रकार की जो वनस्पति है। एक तो भारत के अरावली का जो पश्चिमी भाग है, जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, वहाँ पे अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर इस भाग में यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है, तो अरावली राजस्थान के इस भाग में, ये राजस्थान वाला पार्ट है, तो इसके इस भाग में अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत का जो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इसमें वृष्टि छाया प्रदेश वाला भाग है, इसके अंदर भी यहाँ पे अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है। ये अर्धशुष्क कहाँ पर होती है? जहाँ पे वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पे अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इसके अंदर भी कुछ वृक्ष होते हैं, जिसमें मुख्य वृक्ष जो होते हैं वो बबूल होता है, बबूल, कैर होता है, और कंटीली झाड़ियाँ भी होती हैं, कंटीली झाड़ियाँ। यहाँ पर अर्धशुष्क प्रकार की जो वनस्पति है वहाँ पे बबूल है, कैर है, कंटीली है, झाड़ियाँ हैं, इस प्रकार के मुख्य वृक्ष पाए देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये बात हो गई आपकी इस उष्णकटिबंधीय जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति की, जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। आगे की बात, अगले इसके प्रकार हैं संवैधानिक जलवायु की दृष्टि से, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।